नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। पूनम आज सर्दी की वजह से बहुत दिनों बाद बाजार गई। रास्ते में रोड के किनारे एक बुजुर्ग औरत फटे पुराने कपड़े, डिब्बे और न जाने क्या क्या जमा करके रखती थी, पर आज वह जगह खाली थी। पूनम को अनहोनी होने जैसा कुछ आभास हुआ। बाजार में भी उसका मन नहीं लगा। लौटते समय बगल के ठेले वाले से पूछा तो वह बोला 1 महीना से ऊपर हो गया वह सड़क के किनारे बीमार पड़ी हुई है। यह सुनते ही पूनम का मन दुखी हो गया। बच्चों के बीच जायदाद को लेकर हुए विवाद में माँ बेघर हो गई, पर माँ की ममता अपने ही घर से बेघर होकर विक्षिप्त हो गई थी। पूनम जब भी उस रास्ते से गुजरती थी तो देखती थी वह कुछ बुदबुदाती रहती। कोई परेशान करता तो उसके पीछे दौड़ जाती। मैंने कई बार चाहा कि कुछ खाने का सामान ले जाकर दे दूं, पर बगल के दुकान वाले ने कहा ना जाने कब भड़क उठेगी। रात में लोग कुछ खाने के लिए रख देते हैं, वही खा लेती है। सप्लाई का पानी आता है, वहीं से पी लेती है। कड़ाके की ठंड में भी यहीं पड़ी रहती है। नगर पालिका वाले बहुत कोशिश करते हैं कि खुले में ना रहे, पर यह मानती ही नहीं। कुछ दयालु लोग रात में अलाव जला कर रखते हैं, कुछ लोग गर्म कपड़ा भी रख जाते हैं। पैसे वालों को कोई कुछ नहीं कहता। इनका बेटा बहुत पहुँचे और पैसे वाला है। 1-2 लोगों ने शुरू में समझाना चाहा, पर आज मुक्त हो गई हैं। अपनों के दिए दुख से ऐसा कहकर बस बड़बड़ाती रहती। पूनम ने उन्हें अस्पताल ले जाना चाहा, पर वहाँ के लोगों ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। तो पूनम दुखी मन से घर लौट आई। उस महिला के बारे में सोचते सोचते रात हो गई थी, पर आज पूनम को नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसे ही मिलते जुलते घटना याद आ गई। जब वह 5वीं क्लास में थी, एक बुजुर्ग आते थे अगरबत्ती बेचने। एक दिन बहुत गर्मी थी और धूप भी बहुत तेज़ था। दोपहर के समय सब लोग घरों के अंदर थे। लगा कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। मैं गई तो देखा अगरबत्ती वाले बाबा पसीने से तरबतर खड़े हैं। लग रहा था बेहोश हो जाएंगे। मैं कुर्सी दी बैठने के लिए, फिर फ्रिज से पानी निकाल उसमें ग्लूकोन डी डाला और बाबा को पिलाया। थोड़ी देर बाद में बाबा नॉर्मल हुए। मैंने कहा बाबा, इतनी गर्मी में आप क्यों निकले? बाबा मुस्कुरा के रह गए। मैंने कहा फिर आना बाबा, अब रोज़ का यह सिलसिला हो गया। बाबा रोज़ आते, मैं रोज़ उन्हें कभी रोटी तो कभी चने का सत्तू कुछ भी ज़रूर खिलाती पिलाती। मेरे स्कूल जाने से पहले आते। शनिवार और रविवार के दिन 1:30 से 2 के बीच आते। मम्मी को भी मैंने कन्वेंस कर लिया था कि इनको खिलाना बहुत पुण्य का काम है। कभी ऑरेंज फ्लेवर वाला चॉकलेट तो कभी अगरबत्ती का चंदन की खुशबू वाला पॉकेट, और हर रोज़ खूब ढेर सारा आशीर्वाद। मैं अपने दादाजी से मिलवाने के लिए बहुत बेचैन थी। संजोग से एक दिन दादाजी गांव से आए और अगरबत्ती वाले बाबा भी पहुंच गए। मैंने दादाजी को संक्षेप में सब कुछ बताया। हम उम्र थे दोनों, तो बातें होने लगी। बाबा ने बताया एक बेटा है। मेरा शादी के 13 साल बाद कितने मिन्नतों और मंदिरों के चौखट पर माथा पटका। हम दोनों पति पत्नी ने तब इसका जन्म हुआ। बहुत प्यार से पालन पोषण किया। मेरा खुद का बनवाया हुआ 3 तल्ला मकान है। मैं चावल का अच्छा व्यापारी था। बेटा धीरे धीरे मेरा काम देखने लगा। मैं बहुत खुश था। मेरे होठ के पास बहुत पहले से एक छोटा सा सफ़ेद दाग था, जो धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम पति पत्नी बेटे पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। बेटे की शादी भी सुंदर लड़की और अच्छा घर देख कर दिया। कुछ साल बाद घर और व्यापार सब बेटे के नाम कर हम दोनों तीर्थ यात्रा को चले गए। 1 महीना बाद वापस आने पर सब कुछ बदल चुका था। बेटे बहू ने घर में घुसने नहीं दिया। यह सफ़ेद दाग हमारे बच्चों को भी हो जाएगा। मैं कितना समझाया, यह छूत की बीमारी नहीं है, पर उन्हें तो एक बहाना चाहिए था। मैंने परिचितों से कुछ पैसा लेकर नए सिरे से बुढ़ापे में फिर से गृहस्थी बसाई। जवानी में तो सब हंस के शौक से किया, पर अभी तो आंसू निकल पड़े। मेरी पत्नी पापड़ बड़ी बनाती है और मैं दुकान में तो कभी घर पर जाकर बेचता हूँ। किसी तरह पेट भर रहे हैं।
बेटा एक शहर में रहते हुए भी कभी कोई खोज खबर नहीं लेता। पोते पोतियों को देखने को हम लोग तरस जाते हैं। मेरे शुभचिंतकों ने थाने जाने की सलाह दी। मैं किसके खिलाफ जाऊं जिसे कितनी मिन्नतों से पाया है। हमने संतोष कर लिया है। किस्मत में यही लिखा के लाए हैं। पिछले जन्म के कर्मों का फल है। बेटा फले फूले बस यही चाहते हैं। दादाजी और अगरबत्ती वाले बाबा दोनों की आंखें भर आई थी। एक दूसरे की सुन के बाबा को हमारे घर आना जारी रहा। 2 साल ऐसे ही गुजर गया। अब बाबा हमारे घर का हिस्सा बन चुके थे, पर 1 सप्ताह तक बाबा नहीं आए तो मैं बेचैन हो गई। घर में भी सब परेशान थे। 8वें दिन बाबा आए। दाढ़ी बढ़ी हुई, 8 दिन में ही बहुत बूढ़े और कमज़ोर लग रहे थे। क्या हुआ बाबा? बेसब्र थी बाबा की अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए। बाबा बोले, मेरी पत्नी नहीं रही। मेरी बहुत बड़ी चिंता खत्म हो गई। मेरे बाद उसका क्या होगा, मैं यह सोचकर बहुत परेशान रहता था। मेरा यह फर्ज पूरा हुआ। इतना कहकर बाबा चले गए थे। 2 दिन बाद वह बाबा भी दुनिया को अलविदा कह दिया। तभी बच्चों के शोर से पूनम ख्यालों से बाहर आई। मेरे दोनों तरफ सोए हुए मेरे दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। मम्मी के पास मुझे सोना है। ऐसे ही तो बच्चे माता पिता को अपनी दुनिया समझते हैं और बड़े होने पर इस दुनिया को वीरान कर देते हैं या जीते जी आग में झुलसने को छोड़ देते हैं। कभी बच्चों के मासूम निष्पाप चेहरे को देखती हूँ, सोए हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। कभी उसे सच को, जिसे बहुत करीब से देखा है, महसूस करने की कोशिश की है। रात भर पूनम सो नहीं पाई। सुबह बच्चों का स्कूल भेजकर जल्दी से उसी जगह पर पहुंची तो देखा वह महिला ऐसे ही पड़ी हुई थी। किसी ने उसकी कोई सूध नहीं ली। उनका पूरा बदन थर थर काँप रहा था। पूनम की आंखें भर आई। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और पास के अस्पताल लेकर पहुंची और उनके अच्छे से इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे वह महिला ठीक होने लगी। पूनम रोज़ उनके लिए खाना लेकर जाती और अपने हाथों से उन्हें खिला कर आती। वह महिला बस पूनम को निहारती रहती पर कुछ नहीं बोलती। पूनम अस्पताल के बाद उन्हें अपने घर लेकर आ गई, लेकिन उसने देखा हमेशा उदास होकर एक तरफ ही बैठी रहती, बस अपनी बेटी को ही पुकारती रहती। पूनम में कहीं ना कहीं वह अपनी बेटी को ढूंढती थी। पूनम ने पता भी लगाने की कोशिश की कि उनके घर वालों के बारे में, पर कोई पता नहीं चला तो उसने अखबार में उसकी फ़ोटो के साथ खबर छपवा दी। आज दिवाली थी। पूनम अम्मा के पास कुछ मिठाई नाश्ता लेकर पहुंची तो वह पूनम के सिर पर आशीर्वाद भरे हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। पूनम ने एक बार फिर उनसे उनके परिवार में जानना चाहा तो इस बार अम्मा का दर्द फूट फूट कर बहने लगा और वह अपने अतीत में खोई चली गई। अपनी छोटी सी दुनिया में वह बहुत खुश थी। 2 बच्चे, पति में ही उनकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। पर ना जाने किसकी नज़र लगी कि उनके पति उनके साथ छोड़कर चले गए। पति के जाने के बाद वह उनकी दूसरी दिवाली थी। त्योहार मनाने की जो ललक उन्होंने पति में देखी थी, वैसा उतावलापन कल्पना के परे है। 1 सप्ताह पहले से ही नाक में दम कर देते थे, तुम्हारी काम वाली को बुलाओ, गुजिया, कचौड़ी, नमकीन और इमरती बनवा लेना। यह सभी चीज़ बेटी के हॉस्टल से आने से पहले ही बनवाना। घर में घुसते ही उसे त्योहार की खुशबू मिलनी चाहिए। हार कर वह शीला को बुलवाकर सारी चीज़ बनवाती थी और पतिदेव रसोई के दरवाजे पर खड़े निरीक्षण करते थे। शुगर की वजह से बिना शक्कर की चाय पीने वाले त्योहार आते ही स्वाद के शिकंजे में फंस जाते। अमूमन काला रंग सुहागिनों के लिए मान्य नहीं होता, पर उन्हें काले और लाल रंग के कॉम्बिनेशन वाली साड़ी ही हमेशा मुझ पर अच्छी लगती थी। इस साल जब दोनों बच्चे नौकरी करने लगे, दिवाली पर सब घर पर हैं। कमला के बेटे की नौकरी पिता की जगह ही लगी थी, पर बेटी मुंबई में नौकरी कर रही थी। दशहरे के समय से ही एक के बाद एक साड़ियों के पार्सल भेज रही थी, हिदायत देकर कि तैयार करके रखें दशहरे और दिवाली में पहनने के लिए। अष्टमी के दिन दोपहर को प्योर सिल्क की काली साड़ी का पैकेट खोलते ही उनकी सास बोली,
आज संधि पूजा में यह कोरी साड़ी पहन लो, उसकी आत्मा बहुत खुश होगी। अपनी सास की बात मानकर वह साड़ी बिना पिको फॉल के ही पहन ली। उसके बाद 3 और साड़ियाँ आई, सभी काले रंग की, अलग अलग कॉम्बिनेशन में। तो उन्होंने बेटी को बहू डांटा तो बोली, ओ मम्मी, यह मैं नहीं, पापा दे रहे हैं आपको, चुपचाप पहन लो। बेटा बाजार जाकर पापा की तरह कांजीवरम ही पसंद करने लगा तो कमला जी ने उसको टोका तो बेटे ने कहा, जैसे हर साल पापा आपको अच्छी और महंगी साड़ी खरीद कर देते थे, अब वैसे ही पहनेगी। आप पर वही साड़ियाँ जचती है। ऊपर से पापा आपको देखकर खुश होने चाहिए। बेटी भी दिवाली पर घर आ रही थी। धनतेरस की रात को बहन को स्टेशन से ही लेकर लौटा बेटा और हाथ में झाड़ू थी। घर जाकर बेटी ने सबसे पहले एक छोटी सी सुंदर डिबिया निकाली जिसमें चांदी का एक ब्रेसलेट और अंगूठी थी। कमला जी ने बड़े लाड से बोली, मम्मी, मेरे बोनस के पैसे से खरीदा है या अभी चांदी का ही ले आई, अगले साल सोने का खरीद दूंगी। कमला जी ने नाराज होते हुए कहा, क्यों बेकार में मेरे लिए खरीदी तू? मेरी उम्र अब नहीं है ऐसा पहनने की, तुझे अपने लिए खरीदना था। उसने गुस्से से देखते हुए कहा, मम्मी, तुम जैसे पहले सजती थी अब भी वैसे ही सजोगी। सिंदूर नहीं पहन सकती तो क्या पापा की पसंद का मान भी नहीं रख सकती? इतना कहकर उसने भाई से पूछा, भाई तू क्या लाया मम्मी के लिए? धनतेरस पर वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं उनकी बेटी को लेकर आया और लाया हूँ एक झाड़ू। सारे दुख अब इस झाड़ू से बुहार दूंगा। कमला जी ने खुशी से छलकते अपने आंसू को काबू में किया और पति के फोटो के पास खड़ी हो गई। बेटा बहन से कह रहा था, रेनू, आज हम लोग खुद कमा रहे हैं, खर्च भी कर रहे हैं। बचपन में जब पापा ड्यूटी से लेट आते थे, तुरंत चाय पी कर ही हमें मोटरसाइकिल पर बिठाकर दुकान में खड़ा कर देते थे। जो मर्जी खरीद लो, याद है तुझे? हाँ भाई, मम्मी कपड़ों के रेट देखकर आंखें बड़ी कर लेती थी, संकेत देने के लिए कि नहीं खरीदना इतना महंगा। बेटी भावुक हुए बिना ही बोली, भाई, पापा कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदते थे, पर पूरे घर के लिए कपड़ों का अंबार ले आते थे। आज हम कितनी भी महंगी चीज़ खरीद लें, पर पापा की कमाई से खरीदने का जो सुख है वह किसी और में नहीं। कमला जी सोचने लगी, ठीक ही तो कह रहे हैं बच्चे, उनके पिता ने राजा की तरह शौक पूरे किए हैं। इनको रोकने पर कहते भी थे, मैं जब नहीं रहूँगा ना, तुम यह शिकायत नहीं कर पाएंगे। बच्चों की खुशियाँ ही तो दिवाली का त्यौहार है। कमला जी जब पूछती कि उसकी खुशी क्या है तो हंसकर बोलते, दिवाली का बोनस। आज उनकी अनुपस्थिति में जब बच्चे उनकी यादों का त्यौहार मना रहे हैं। वक्त बीता, दोनों बच्चों की शादियां भी हो गई तो कमला जी बहू के साथ रहने लगी। फिर से दिवाली करीब आ रही थी तो बहू फ़ोन पर बोली, अरे मम्मी, क्या बताऊं, त्यौहार का नाम आते ही मेरे पसीने छूट जाते हैं। अब बताओ, दिवाली आ गई, वहीं छठ आ गया, कितना साफ सफाई करनी पड़ेगी और कितनी ही चीज़ बनानी होगी। यह सब चीज़ों से तंग आकर मैं शहर में बस पाती और बच्चों के साथ रहना चाहती थी। बस बाज़ार से खरीद लाऊंगी, पर नहीं, ससुर जी नहीं है तो अपनी माँ बहन को लाकर पटक दिया। किसी तरह बहन की शादी हुई, पर यह बुढ़िया तो मेरे कलेजे पर बैठी है, ना जाने कब मरेगी। बहू अपनी माँ कामिनी जी से कहती है। कामिनी जी बोली, मुझे नहीं लगता तेरी सास इतनी जल्दी मरने वाली है। देखा नहीं, तेरे ससुर जी बिल्कुल स्वस्थ थे, वह कैसे झटपट निकल गए। और तेरी सास जो कितनी बीमारी है, पर देख कैसे आराम से बैठी है। और तू त्यौहार में अकेली क्यों खटेगी? अपनी सास से करवाओ। कहती हूँ दिवाली के पहले ननद को बुलाओ और दोनों से पूरा घर की साफ सफाई करवा लो, फिर किसी न किसी बहाने ननद को भेज देना। बहू बोली, सही कहती हो माँ, मैं अभी ननद को माँ से मिलने के बहाने बुलाती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दामाद को पता चल गया तो? कामिनी जी बोली, तुम बिल्कुल मेरी तरह सीधी सादी हो, बहुत जल्दी डर जाती हो।
अरे यह सब बातें हम दोनों के बीच में है, तो दामाद जी को कैसे पता चलेगा? तुम भी ना। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बहू अपनी सास कमला जी से बोली, मम्मी जी बहुत दिन हो गए हैं, दीदी नहीं आई, कुछ रोज़ के लिए बुला लीजिए, आपको भी मन बहल जाएगा। कमला जी बोली, बहू उसका आना तो मुश्किल होगा, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालती है। बहू बोली, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं घर नहीं संभालती, फिर भी अपनी माँ के लिए वक्त निकाल ही लेती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ बेटी बस लेना जानती है, सब मेरे जैसी नहीं होती। देख लीजिए, फिर ना कहिएगा कि बहू ननद की इज्जत नहीं करती। कमला जी ने बेटी को फ़ोन किया, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, मिलने नहीं आई। रेनू बोली, माँ 2 दिन की इनकी छुट्टी है, तो मैं शनिवार को आ जाऊंगी, फिर 2 दिन आपके साथ रह लूँगी। ठीक है। हफ्ते भर बाद रेनू अपने मायके आई। प्रीति ने चाय नाश्ता सब दिया तो कमला जी और रेनू दोनों हैरान। प्रीति बोली, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे मैं आप लोगों के लिए कभी कुछ करती ही नहीं। रेनू बोली, अरे नहीं नहीं भाभी, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं, आप कहिए तो मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। प्रीति बोली, नहीं नहीं दीदी, आप बातें कीजिए, तब तक मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर प्रीति रसोई में चली गई और सोचने लगी कि कैसे इसे घर का काम करवाऊँ। अगले दिन प्रीति सर पर दुपट्टा बांध रसोई में आई तो कमला जी बोली, अरे बहू यह क्या हुआ? अब क्या बताऊं मम्मी जी, कल रात से चक्कर आ रहा है, फिर घर में इतना काम है, कैसे होगा? कमला जी बोली, आखिर क्या काम है? प्रीति बोली, मम्मी जी आप भूल रही हैं, दिवाली आने वाली है, कितनी साफ़ सफाई करनी है, पर्दे धोने हैं, जाले साफ़ करने हैं और सफाई रसोई भी साफ़ करनी है, कोई नहीं जो मेरी मदद कर दे। तभी रेनू कमरे से बाहर निकली और बोली, अरे भाभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं और माँ सारी साफ़ सफाई कर लेंगे, और जहाँ तक बात खाने की है कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। प्रीति बोली, नहीं नहीं दीदी, आपसे कैसे काम करवा सकती हूँ, मम्मी जी को बुरा लग जाएगा। रेनू बोली, अरे नहीं लगेगा, जाओ आराम कर लो। प्रीति मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। रेनू और कमला जी एक एक करके सारा काम करने लगी। रात तक काम खत्म हुआ, तब तक प्रीति कमरे से नहीं निकली। कमला जी बोली, बेटा छोड़ दे यह काम, मैं जानती हूँ यह सब बहू की चाल है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ बुलवाया। रेनू बोली, कोई बात नहीं माँ, उसके लिए हम पर आए हैं, पर मेरे लिए यह घर और घर वाले अपने हैं, फिर कैसी शर्म। कमला जी बोली, वह बात तो सही है, पर बहू के लिए उसके मायके वाले अपने और हम पर आए क्यों हो जाते हैं। रेनू बोली, कोई बात नहीं माँ, लगभग सारा काम ख़त्म हो गया है, बस पर्दे ही तो धोने हैं, कल सुबह तड़के उठ कर धो दूँगी। अब आप आराम कीजिए, मैं रात का खाना बना लेती हूँ। बेचारी रेनू सोच रही थी, सब मायके जाते हैं तो आराम से 2 दिन बिताते हैं, पर यहाँ तो उसकी रेल हो गई, पर माँ के लिए वह सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। अगले दिन रेनू ने घर के सारे पर्दे धो दिए। सुबह का नाश्ता बनाकर जब चाय लेकर भाई के दरवाजे पर दस्तक देने गई, प्रीति बोली, क्या हुआ दीदी, क्यों दरवाज़ा पीट रही हैं? छुट्टी का दिन है, आपके भाई को एक दिन तो मिलता है और आप हैं कि। रेनू बोली, भाभी सुबह के 10 बज गए हैं, मैंने नाश्ता बना दिया है, मुझे लगा चाय दूंगी तो आप लोग जाग जाएंगे। प्रीति बोली, ठीक है, नाश्ता बनाया है तो अकेले मेरे लिए नहीं, अपनी माँ, अपने भाई और अपने घर वालों के लिए ही तो बनाया है, फिर जताने की क्या ज़रूरत है। तभी रेनू का भाई नबीन बोला, अरे रेनू बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। रेनू बोली, नहीं भाई, माँ को नाश्ता करवा देती हूँ, फिर मैं भी निकलूँगी, और भाभी घर के सारे पर्दे सोफे सब साफ करके धूप में डाल दी हूँ, बस आप उठा लीजिएगा क्योंकि मुझे भी निकलना है। भाई बोला, रेनू 2 दिन के लिए आई थी
फिर यह सब करने की क्या ज़रूरत है? रेनू बोली, भाई यह मेरा अपना घर नहीं है क्या? फिर अपने घर के सामने कैसी शर्म? कुछ बहुएं होती है जो अपने मायके वालों को अपना और ससुराल को पराया समझती है, पर मेरे लिए तो जैसा मेरा ससुराल वैसा ही मायका। चलो अब माँ को नाश्ता दे देती हूँ। माँ को खिलाकर, दवाई देकर और उनकी सभी चीज़ों को व्यवस्थित रखकर रेनू ससुराल जाने लगी तो कमला जी की आंखें नम थी और प्रीति अपने कमरे से बाहर निकाल कर झांकने भी नहीं आई। कमला जी बोली, देखा, मैंने कहा था ना, वह बस हमसे काम निकलवाना चाहती है। रेनू मुस्कुराते हुए बोली, माँ छोड़ो ना उन बातों को, जैसी जिसकी सोच, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर रेनू वहाँ से चली गई। अगले दिन कामिनी जी का फ़ोन आया तो प्रीति हंसकर सारी बात बता रही थी। बगल वाले कमरे में बैठी कमला जी सुनकर बहुत दुखी हुई। उनकी आंखें भर आई। यह कैसी बहू है जो अपने माँ को अपना और हमें पराया समझती है। समय बीता। करीब 10 दिन बाद रेनू के ससुर का देहांत हो गया, जिस वजह से कमला जी भी यहाँ दुखी थी। शाम में प्रीति बोली, मम्मी जी इस बार गुजिया, नमक पारे और मठरी बनाने हैं। अब यह मत कहिएगा कि आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है। कमला जी बोली, बहू यह कैसी बातें कर रही हो तुम जानती हो रेनू के ससुर जी का देहांत हो गया है। ऐसे में हम त्योहार कैसे मना सकते हैं? उसके घर में मातम है और हम अपने घर में दिवाली मनाएंगे। प्रीति बोली, तो ससुर जी उनके मरे हैं, मेरे नहीं। मैं अपने घर में त्योहार क्यों नहीं मना सकती? वैसे भी बेटी के ससुराल में अगर मौत हो तो क्या साल भर मातम मनाएं? और अब हो तो गए कितने दिन, आप बस बहाने ढूंढते हैं। आपको पता है ना बाज़ार में मिठाइयाँ कितनी महंगी मिलती है। अरे ऐसे क्या आप लोगों पर कम खर्च होता है जो अब अपने बेटे को जेब खाली करने पर लगी हैं? चलिए और तैयारी कीजिए। कमला जी दुखी मन से बहू के साथ रसोई में चली गई। प्रीति ने सारा सामान निकाला, पल भर उनके साथ बैठी और फिर कुछ बहाना बनाकर उठकर चली गई। नमक पारे, मठरी सब कुछ कमला जी ने अकेले बनाया। फिर बहू को आवाज़ लगाई और बोली, बहू गुजिया अकेले से नहीं बन सकती, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। प्रीति बोली, खाने में तो किसी की मदद नहीं ढूंढते। न जाने क्यों रेनू दीदी की ससुर को भी अभी मरना था। दिवाली के बाद मर जाते, कम से कम वह आकर आपकी मदद तो कर देती। चलिए आप बना कर जाइए, मैं तल देती हूँ। त्योहार के दिन प्लेट में प्रीति ने सारी मिठाइयाँ सजा कर रखी। जैसे ही कमला जी बाहर आई और मिठाइयों पर नज़र डाली, प्रीति बोली, खबरदार बिना पूछे कुछ मत लीजिएगा। वैसे भी आपको चीनी और कोलेस्ट्रोल है। आपके लिए मैं अलग से डब्बे में बतासे थोड़े से रख दी हूँ, उसी से मुंह मीठा कर लीजिएगा। इतना कहकर वह लोगों को मिठाइयाँ देने चली गई। वक्त बीता। कुछ महीनों बाद नया साल आने वाला था। एक दिन कामिनी जी का फ़ोन आया कि प्रीति के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शाम में प्रीति अपनी सास से बोली, मम्मी जी मैं कुछ रोज़ के लिए मायके जाना चाहती हूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा। कमला जी बोली, बहू जल्दी आना, नए साल आने वाला है और तुम तो जानती हो घर में पूजा होती है। प्रीति गुस्से से चिल्लाई, आपका दिमाग खराब हो गया है? मेरे पापा की वहाँ तबीयत ठीक नहीं है और आपको नया साल की पड़ी है। अरे आपकी बेटी का ससुर मर गया है तो आप दुख ही मनाती हैं, और मेरे पिता की तबीयत खराब है तो आपको त्योहार मनाना है। आपको इस घर में रहना है या घर से निकाल दूं? नबीन बोला, प्रीति तू माँ से कैसे बात कर रही हो? प्रीति बोली, तुम्हारी माँ सठिया गई है। अपनी बेटी का घर इन्हें अपना लगता है और मेरे माँ बाप इन्हें बुरे लगते हैं। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और यह मैं कह रही हूँ जैसे इन्हें तुम यहाँ लेकर आए थे।
वैसे ही वापस गांव पहुंचा दो। इनको शक्ल देखने की मेरी इच्छा नहीं होती। मनहूस कहीं की, जब से यहाँ आई है मेरा जीना हराम कर रखा है। गुस्से में बड़बड़ाती हुई प्रीति अपने मायके चली गई। नवीन बोला, माँ उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम तो जानती हो कितने गरम मिजाज की है। कमला जी बोली, बेटा एक काम करेगा? वह बोला, हाँ बोलो। मुझे सच में गांव पहुंचा दो। वहाँ घर है, खेती बाड़ी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तेरे बाबूजी के साथ जितने भी वहाँ वक्त बीते बड़े सुख से रहते थे। यहाँ मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। बस इतना ध्यान रखना, इसी शहर में तुम्हारी बहन है तो मिलते जुलते रहना। नवीन बहुत समझाने की कोशिश की, पर कमला जी बोली, बेटा अगर तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो सच में मुझे गांव पहुंचा दो। वहां कम पैसों में भी मेरा गुजारा हो जाएगा और सम्मान से जी पाऊंगी। कहते कहते कमला जी की आंखें भर आई। बेटे को भी यही बात सही लगी। वह बोला, ठीक है माँ, प्रीति को आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें गांव पहुंचा दूंगा। 4 दिन बाद प्रीति वापस लौटी तो कमला जी का सामान बंधा हुआ था। कमरे में जाकर अपने पति से बोली, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? नवीन बोला, माँ गांव जाना चाहती है। वैसे भी यहाँ रहने से तुम दोनों में जमती नहीं है। सोचता हूँ माँ को वहीं छोड़ दूँ। प्रीति बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर वो चली जाएगी तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। वह बोला, तुम काम करवाने के लिए माँ को बस यहाँ रखना चाहती हो। प्रीति बोली, तुम समझते क्यों नहीं? अगर वो गांव गई तो सोच लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वह बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? प्रीति बोली, गांव वाले तो इसी ताक में बैठे हैं कि कब वह गांव आए और गांव वाले और तुम्हारी बहन मिलकर हमारे खिलाफ उन्हें भड़काकर सब कुछ तुम्हारी बहन के नाम कर दे, या फिर रिश्तेदार जो सेवा करेंगे उनके नाम कर देगी। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। कुछ तो हमारे बच्चों के बारे में सोचो। अरे जितने दिन उनकी सेवा हमने करनी थी हमने कर दी, अब अपने बारे में सोचो। सच कहा है किसी ने, लालच का कीड़ा जब काटे तो इंसान को पता नहीं चलता। नवीन के मन में भी लालच आया। उसने कहा, माँ गांव जाकर क्या करोगी? वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? और अगर कुछ हो गया तो रिश्तेदारों की 4 बातें अलग से सुननी पड़ेगी। कमला जी ने एक नज़र बहू की तरफ डाला और वह सब समझ गई और बोली, बेटा पर तुम तो मेरे बात से सहमत थे, फिर अब क्या हो गया? प्रीति बोली, नहीं मम्मी जी, हम आपको अकेले वहाँ नहीं भेज सकते जहाँ कोई आपकी देखभाल करने वाला ना हो। कमला जी बोली, पर बहू मेरा मन यहाँ नहीं लगता है, मैं खुद को पिंजरे में कैद जैसा महसूस करती हूँ। प्रीति एक पल को रुकी और कुछ सोच कर बोली, ठीक है, हम आपके रहने का ऐसी जगह इंतजाम करेंगे जहाँ आपको मन भी लगेगा। फिर तो ठीक है, पर 2-3 दिन रुक जाइए, जैसे ही इंतजाम हो जाएगा आपको बता दूंगी। इतना कहकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। कमला जी को बहू की यह बातें खटकने लगी। उन्हें शक हुआ कि कहीं बहू के दिमाग में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है, क्योंकि अभी अभी वह मायके से होकर आई है। रात में नवीन ने पूछा, तुमने माँ को कह तो दिया, पर कहाँ भेजोगी? माँ को रेनू के घर में पहले से ही उसकी सास रह रही है। प्रीति बोली, वह तो मुझे भी मालूम है, तुम्हारी बहन बस लेना चाहती है, करना तो कुछ जानती नहीं। क्यों न उनको वृद्धा आश्रम भेज दूं, लेकिन उससे पहले ज़मीन और घर के कागज़ों पर दस्तखत करवाना चाहिए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। बेचारी कमला जी से धोखे से सारे कागजात पर साइन करवा लिए और उन्हें दूध में कुछ मिलाकर नशे में रात के अंधेरे में सोई हुई एक जंगल में छोड़कर चले गए थे।
कमला जी जब आंखें खोली तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। बस उसी दिन से कमला जी के दिमागी हालत भी खराब हो गई थी। कमला जी बेचारी बताते बताते रो पड़ी तो पूनम ने उन्हें गले से लगा लिया। अगले दिन रेनू ने सुबह जब अखबार देखा तो अखबार में माँ की तस्वीर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन सरक गई। वह तुरंत ही लिखे पत्ते पर पहुँची। बेटी को सामने देखकर कमला जी फूट फूट कर रोने लगी। पूनम का रेनू ने बहुत आभार प्रकट किया और माँ को लेकर अपने ससुराल आ गई। रेनू ने भाई को सबक सिखाने के लिए माँ से उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई और यह सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। बेटे बहू ने सोचा भी नहीं होगा कि एक कमज़ोर माँ इतना बड़ा फैसला ले सकती है। आनन फानन में प्रीति ने अपने बच्चों को मायके भेज दिया और ससुराल के लिए निकल गई। वहाँ जाकर देखी तो कमला जी बरामदे पर 2-3 औरतें के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। मम्मी जी, यह क्या बचपना है, बिना बताए आप घर से निकल गई और यहाँ मज़े कर रही हैं। बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, यह तो सुना है, पर आपकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। औरतें बोलने लगी, हे भगवान, अपनी सास से कैसे बात कर रही है। इसीलिए कमला बहन वहाँ से यहाँ आ गई। दूसरी बोली, जब यहाँ ऐसे कर रही है तब सोचो अकेले में इसकी क्या हालत करती होगी। नवीन बोला, माँ, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। कमला जी ने एक थप्पड़ लगाया और बोली, मुझे भी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नवीन बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? कमला जी बोली, तुम दोनों मेरी संपत्ति हड़प कर मुझे सड़क पर छोड़ दिया। अरे एक अनजान लड़की ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी। प्रीति बोली, वह किसी लालच में यह सब इंतजाम किए हैं, क्या मुझे मालूम नहीं? और एक बात जान लीजिए, बिना हमें बताए आप किसी को कुछ नहीं दे सकती। कमला जी दूसरा थप्पड़ बहू को जड़ दिया और बोली, तू होती कौन है इस संपत्ति को लेने वाली? अरे जो अपने मायके वालों को अपना और हमें पराया समझे, उसे संपत्ति में कैसे हिस्सा मिल सकता है? जो अपने मायके वालों से हिस्सा मांगो। और यह मेरे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी तरह इंसान के रूप में लालची भेड़िए नहीं। सुन लो नवीन, जो फर्ज निभाता है वही हिस्सा भी पाता है। तुम्हारे हिस्से का जो भी होगा। प्रीति बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? कमला जी बोली, अगर सुनना चाहती हो तो साफ साफ सुनो। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी संपत्ति मेरी ही रहेगी। मेरे मरने के बाद खेत और ज़मीन का आधा हिस्सा तुम्हारी बहन को मिल जाएगा। प्रीति झट से बोली, और यह हवेली? कमला जी बोली, यह मैं अपनी बेटी के नाम कर रही हूँ ताकि मेरे मरने के बाद वह यहाँ बूढ़ी औरतों के लिए आश्रम बनवाए। प्रीति बोली, वाह, बेटी को ज़मीन और खेत और हवेली सब दे दिया और हमें कुछ नहीं। कमला जी बोली, बेशरम औरत, साल भर की खेती का जो पैसा आता था वह कौन रखता था? बड़ी आई हिस्सा लेने वाली, निकलो यहाँ से तुम दोनों। अब मेरी जायदाद वापस करो वरना सीधे जेल जाओगी। नवीन हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफ़ी मांगता रहा, पर कमला जी ने उसे माफ़ नहीं किया और उठकर वहाँ से चली गई। नवीन ने प्रीति का हाथ पकड़ा और बोला, चलो, ज़्यादा लालच का नतीजा यही होता है। तुमने मेरी एक नहीं सुनी, अब भुगतो। आखिरकार दोनों को सब कुछ वापस लौटाकर खाली हाथ लौटना पड़ा। कमला जी ने पूनम के साथ अपना रिश्ता माँ बेटी जैसा बना लिया था। वह अब समय समय की चीज़ लेकर पूनम के यहाँ पहुँच जाती थी, जैसे उनकी एक नहीं 2-2 बेटियाँ हैं। तो कभी कभी पूनम भी जैसे ही छुट्टियाँ मिलती कमला जी से मिलने आ जाती थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।